बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले खबर बाबर कादरी के उस कत्ल मामले की जिसमें आज साबिक जो बारकोट जो बार एसोसिएशन कश्मीर है उसके सदर हैं मियां कुयूम, उससे अरेस्ट किया गया है। आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाबर कादरी कत्ल मामले में साबिक बार एसोसिएशन सदर मियां कुयूम को गिरफ्तार किया गया है और बाबर कादरी को सितंबर साल 2020 में क्लाइंट बनकर 2 अफराद घर में दाखिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने उस पर गोली चलाकर हलाक किया था। और उसके बाद अगरचे इब्तदाई तौर पर एक SIT जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी और उसने अगरचे उस हवाले से कार्रवाई भी की थी, लेकिन बाद में इस मामले को SI को सौंप दिया गया था और तब से लेकर आज तक इस मामले की जो तहकीकात है वो SIA कर रही है। और SIA जब इस मामले की तहकीकात कर रही है तो वहीं पर पिछले सितंबर महीने यानी पिछले साल ही इस मामले को लेकर अगर किसी को भी इस मामले कत्ल मामले को लेकर कोई मालूमात होती तो उनके लिए इनाम का भी ऐलान किया गया था। और बाज़ाब्ता तौर पर SIA ने कहा था कि जो भी शख्स इस कत्ल मामले के लिए हवाले से कोई नॉलेज रखता है, कोई इंफॉर्मेशन रखता है और अगर वो SI के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तो उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी या नहीं दी थी उसे मुखफी रखने की उस वक्त भी बात कही गई थी, लेकिन इस मामले के अंदर जो पेशरफ्त है वो फिलहाल यही है कि मियां अब्दुल कयूम को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये अभी खबर आ रही है और साथ ही साथ इस मामले की जो फर्दर कार्रवाई है वो अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगी। लेकिन फिल वक्त तक जो इस खबर के हवाले से अपडेट है वो यही है कि बाबर कादरी जो कि पेशे से एक एडवोकेट थे, काफ़ी वोकल थे और जब उन्हें कत्ल किया गया था उससे पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन उसी को बुनियाद बनाकर तहकीकात भी जारी है। लेकिन आगे इसमें क्या पेशरफ्त रहती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिल वक्त तक अपडेट यही है कि इस मामले में मियां अब्दुल कयूम को जो कि वादी कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के एक मारूफ एडवोकेट भी हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जिन्होंने आज बालतल के अंदर एक जो बेस कैंप है वहां पर 100 बिस्तरे वाले अस्पताल का इनॉग्रेशन किया है। आपको बताते चले कि अब जबकि यात्रा बहुत जल्द शुरू होने जा रही है और इस हवाले से अगरचे तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और ट्रैक को भी क्लियर किया जा रहा है, सिक्योरिटी स्टैंडिंग को भी काफ़ी टाइट किया जा रहा है, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जिनके साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर भी हैं डॉक्टर मुश्ताक और उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी उनके हमरा है, उनके साथ हैं और आज उन्होंने इस अस्पताल का इनॉग्रेशन किया है जिससे DRDO ने तामीर किया है। यह अस्पताल बालतल बेस कैंप के नज़दीक तामीर किया गया है और मकसद इसका सिर्फ यही है कि यात्रियों के लिए तिबी सहूलियात जो है वो बहम पहुंचाई जाए। आपको बताते चले कि इससे पहले भी यात्रियों के लिए मुतअद्दिद जो सहूलियात है उन्हें दस्तयाब रखने के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है और तिबी सहूलियात को लेकर चूँकि जो इसके जो टोपोग्राफी है इस इलाके की वो काफ़ी सख्त है और इस हवाले से ज़्यादा बीमार होने का भी खदशा रहता है, ज़ख्मी होने का भी खदशा रहता है और यहाँ पर जबकि नज़दीक में कोई मेडिकल सर्विस नहीं है तो इस तरह से अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो कैसे यात्रियों को बेहतर तिबी सहूलियात दस्तियाब रखी जाए, पहुँचाई जाए, उस निस्बत से DRDO की जानब से यहाँ पर ये अस्पताल जो है तामीर किया गया है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इनॉग्रेशन भी किया है। इथे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिन्होंने आज अस्पताल का इनॉग्रेशन किया, लेकिन मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज बोहरी कदल गए। आपको याद ही होगा कि बोहरी कदल श्रीनगर में बाजार मस्जिद हो या उसके आसपास में जितने भी कुछ मकानात थे
आतिश ज़दगी के एक वाक़े में ये यहाँ पर मुतासर हुए थे और इस तरह से जो यहाँ पर आग कल नमूदार हुई थी काफ़ी भयानक थी और उसके असरात इस कदर हैं कि पूरा शहर जो है लर्ज़ उठा था। और आप इन तस्वीरों के अंदर भी देख सकते हैं कि कैसे लाखों और करोड़ों का जो इमलाक है वो यहाँ राख की ढेर में तब्दील हो गया। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मुतासरीन के साथ भी बात की और उसके साथ साथ जो मस्जिद कमेटी है उनके ज़िम्मेदारों के साथ भी बात की और यही आज़म दोहराया कि जो यहाँ पर लोग मुतासर हुए हैं कैसे उनकी जो है मावनत की जाए। इस हवाले से मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के मकामी लोगों ने अगरचे शिकायत की है कि फायर सर्विस अमला वक्त पर नहीं पहुंचा बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर वक्त पर पहुंची है और उन्होंने जो अपने खिदमात उस वक्त अंजाम दिए और उसकी भी उन्होंने सराहना की है। उन्होंने कहा कि लोग खुद जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वक्त पर पुलिस पहुंची है और उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहाँ तक मस्जिद की तामीरातों का ताल्लुक है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर रिहायशी है जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी मदद का जहां तक ताल्लुक है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो ही जो कमेटी है वो अपना अकाउंट देगी और उसके बाद उसकी मावनत की जाएगी ताकि यहां पर जो मुतासरीन हैं उन्हें रिहायशी मकान तामीर कराने के लिए मदद फराम की जाएगी। और उन्होंने जनरल पब्लिक से भी गुजारिश की है, जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे भी गुजारिश की है कि इन मुतासरीन की मदद की जाए ताकि ये अपना घर जो अपना आशियाना है एक बार फिर से बना सके। और इस वक्त जब मीर वाइज यहाँ पर थे तो उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा है इस शहर ख़ास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीख़ी मस्जिद जो है हमारी वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। तो ये बहरहाल एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से, हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब ताउन करेंगे। ये जो मोहल्ला नज़र आतिश हुआ है इंशाल्लाह इसको फिर से खड़ा करेंगे। मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह इंतज़ामिया जो है इस मस्जिद की बहरहाल उनकी कोताही है, क्योंकि इन्होंने कई बार मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने उनसे कहा कि जो इंतज़ामिया है उसको ज़रा दुरुस्त करें, ये इस बात को यकीनी बनाएं, क्योंकि पिछले साल भी जो सानिया यहाँ पेश आया वो भी इसी का शाखसाना था। इसलिए अब हमें इस बहरहाल अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हम सबको आगे आना है। मैं अपील करूंगा आपकी चैनल्स के तवस्सुत से कि जो ही यहाँ पे मोहल्ला कमेटी कोई अकाउंट नंबर हमें देगी उसमें सब लोग अपना ताउन दें। जो ख़ासकर जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारा बिज़नेस तबका है, वो सब सामने आएँ और इनकी मदद करें, इनकी मावनत करें ताकि ये इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हो सके। प्रशासन की भी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनकी भी भरपूर मदद करें। और सबसे पहले कि तो इसका ये पता चलना चाहिए कि वजह क्या है इसमें। ये जो आग निकली है, ये आज आग कैसे इतनी जो है वो फैल गई। अगर हमें इस बात का एहसास है कि ये बहुत ही गुंजान आबादी का इलाका है। कुछ शिकायतें ज़रूर आई हैं, फायर डिपार्टमेंट की थोड़ा लेट हो गया, पानी नहीं था, बहरहाल वो इंतज़ामी मसले हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लोकल्स भी कह रहे थे कि पुलिस वगैरह ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, तमाम अफसर वगैरह ख़ुद यहाँ पर रहे, उन्होंने भी मदद की। तो मैं समझता हूँ कि यही जज्बा है कि हम सबको इस वक्त एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को हौसला देना है। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो हमारा जो इस वक्त तबका है, मुतवस्सित तबका है, वो सामने आए, जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है। बात कांग्रेस की करते हैं। आपको याद ही होगा कि कल वकार रसूल वानी के खिलाफ से मुतलिक जो खबर हमने कल चलाई थी उसमें एक बार फिर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है कांग्रेस की जानिब से, और जहां एक ख़त इरसाल किया गया था कांग्रेस के मरकज़ी कमान को, हाई कमान को, और जिसमें वकार रसूल वानी के खिलाफ कुछ शिकायतें की गई थी। वहीं पर आज वकार रसूल वानी के हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले वकार रसूल वानी के बिल्कुल करीबी तस्वर किए जाते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, नायब सदर अब्दुल गनी खान, जनरल सेक्रेटरी इनायत रातिर और आगा फारूक त्राली ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां कल एक मकामी न्यूज़ चैनल ने कांग्रेस लीडरान के दस्तखत शुदा खतूत को वकार रसूल वानी के खिलाफ पेश करते हुए न्यूज़ चलाई, वहीं वो दस्तखत वकार रसूल वानी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो दूसरी वो लेटर थी जिसमें वकार रसूल वानी की हिमायत की गई है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन तीनों ने कहा है।
उन्होंने कहा कि वकार रसूल वानी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली तब यहां कांग्रेस बहुत कमजोर थी, तब लीडरान कांग्रेस छोड़कर चले जाते थे। लेकिन जब वकार रसूल वानी ने इस कमान संभाली और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस मजबूत से मजबूतर हो गई है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कुछ भागे हुए लीडरान वापस आ गए, बल्कि साल 2019 के मुकाबले में जो साल 2023-24 के अंदर जो इंतखाबात हुए उसमें कांग्रेस में हक में जो वोट शरह है उसमें काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो वोटिंग शरह है और खासतौर पर जम्मू के रीजन में कांग्रेस का बढ़ चुका है और इसमें वकार रसूल वानी की जो कारकर्दगी है वही उसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर काफी प्रोग्रेस कर रही है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सामने बुलाई है, इसके एक दो मुद्दे। फर्स्ट कि कुछ र्यूमर्स गश्त कर रहे हैं कि जो 27 वाली मीटिंग है वो शायद कुछ बड़ा कुछ होने वाला है उसमें, मगर लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत 4 स्टेटों का इलेक्शन है, जिसमें हरियाणा और उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है और 27 तारीख को जम्मू कश्मीर की मीटिंग है। और उस मीटिंग को लेके जो लीडरशिप यहां से गई है और जाने वाली है तो वो सिर्फ इलेक्शन के रिलेटेड है। दूसरी बात, एक मीडिया वालों ने जो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक न्यूज चलाई है कल से, जिस न्यूज में साइन दिखाया गया है, मैं समझता हूं कि वो गलत है, बेबुनियाद है और उसमें कोई हकीकत नहीं है। जो साइन हमने किए हैं, जो साइन उन्होंने दिखाए, जो हमारे ही साइन है, वो हमने पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब के हक में किए कि वकार रसूल वानी साहब ने जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें कांग्रेस जब वकार रसूल वानी साहब प्रेसिडेंट बने तो उस दिन कांग्रेस पार्टी उनको 0 के सूरत में मिली, जिसमें पहले ही 35 से 40 लीडर भाग चुके थे, जिसमें कुछ एक्स एमएलए भी थे, एक्स एमएलसीज भी थे। उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस को छोड़ के चले गए तो उसमें जो बचा खुचा था वो उसके साथ निकल गए। उनमें से मैं भी एक था जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चला गया। बट वकार रसूल वानी साहब ने कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत बनाया कि आज के डेट में लखनपुर से टंगडार तक आपको हर जगह पे कांग्रेस का झंडा मिलेगा, बिकॉज ऑफ वकार रसूल वानी। क्योंकि एक नौजवान लीडर मिला हमें, जिन्होंने हमें भी वापस लाया, जो डीएपी को खाली कर दिया और साथ में और पार्टियों को भी खाली करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया। और हमारी जो लीडरशिप है, जिसमें अब्दुल गनी खान साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो फारूक साहब आपके यहां बगल में बैठे हैं, ये जनरल सेक्रेटरी है, नजीर साहब बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा से है, और बहुत सारे लीडर जो वकार रसूल वानी साहब को चाहते हैं, और जो राहुल जी ने हमें एक ऐसा लीडर दे दिया जिस लीडर के तहत हम काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत से मजबूत तर वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में बनाया, और कांग्रेस पार्टी आज के डेट में मजबूत है और वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में भरपूर कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रहेगी, जब तक राहुल जी का आशीर्वाद होगा, प्रियंका जी का आशीर्वाद होगा, खड़गे जी का आशीर्वाद होगा। चलिए थी जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बात, लेकिन मुल्क की कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं। राहुल गांधी आज एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म के उस बयान की बात की है, उसका तज़किरा किया है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क के पार्लियामेंट को बेहतर तरीके से, पुरअमन तरीके से चलाने के लिए
जो कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपोजिशन जो है या जो अपोजिशन के अंदर लोग हैं उन्हें भी चाहिए कि वो बेहतर तरीके से पार्लियामेंट का सेशन चलाने में अपना ताउन दे। वहीं पर आज राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन चाहते ही नहीं हैं और उनकी नीयत साफ नहीं है। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के सदर हैं उनके साथ टेलीफोन पे बात की और उनसे भी इस हवाले से ताउन तलब किया और इस हवाले से हमने बात रखी है कि स्पीकर की तैनाती के लिए क्या कुछ रहना चाहिए और उन्होंने कहा कि हमने अपने मशवरे दिए और उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं कॉल बैक करूंगा, लेकिन फिर से यही मजाक हुआ कि कोई कॉल बैक नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अखबार में लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी का फोन आया, ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाता है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आज 1975 के उस दिन के हवाले से जब इमरजेंसी लगी थी उस दिन को यौम सियाह के तौर मनाते हुए आज श्रीनगर के अंदर भी एहतजाज किया और इस हवाले से बीजेपी के जितनी भी लीडरशिप कश्मीर के अंदर है वो तकरीबन सारी जमा हुई थी और उन्होंने अपने हाथों में जो बैनर उठाए रखा था जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काले रंग में और उसके साथ साथ इमरजेंसी 1975 जो है वो रेड में लिखी हुई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दिन को हम इस काले दिन से ही मंसूब करते हैं और याद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त की बात है और याद दहानी कराना चाहते हैं कि जब इस जमहूरी मुल्क के अंदर उस वक्त के जो इदारे हैं उनको बंद कर दिया गया था। मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि उन पर भी पाबंदी आयद की गई थी और इस तरह से 21 महीने तक वो इमरजेंसी का काल जो है वो भारत के अंदर चला था और उस दिन को आज यौम सियाह के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मनाया है। जब डेमोक्रेसी की हत्या की गई थी, जब मीडिया पे सेंसर लगाया गया था, जब एग्जीक्यूटिव पे बैन लगाई गई थी, जब जुडिशरी पे बैन लगाई थी 1975 में, आज ही के दिन जब अनजहानी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करते 21 महीने तक जो तानाशाही सिस्टम चलाया था उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करी। हम कांग्रेस के उस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करें जिन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी पे काला दबा लगा के देश के जो कानूनी इदारे हैं, देश के जो आईनी इदारे हैं उन पे कदम लगा दी थी। और जो इंडिया के आज से कई वर्षों पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे आज ही के दिन पे पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई, कानून को तहस नहस किया गया। कोई चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या चाहे राष्ट्रवादी लोग हो, सबको बंद किया गया और ये एक हिसाब से काला दिवस था अपने डेमोक्रेटिक सेटअप पे। इसीलिए आज हम लोग उस कांग्रेस ने जो यहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी आज उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। ये वो एक ऐसा काला दिन है जिस टाइम अपोजिशन लीडर के साथ साथ में मीडिया को, जो मीडिया उनकी सच्चाई दिखा रही थी, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया गया, उनको सेंसर्ड किया गया। आज उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर चक अली खान सफदर बडगाम के लोगों की शिकायत है कि इलाके के अंदर जो सड़क गुजर रही है वहां पर
न सिर्फ पानी लीकेज की वजह से आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है, बल्कि सड़क को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। मकामी लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो है सड़क के बीचों बीच एक मेन होल भी बनाया गया है और हमारी दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसे साइड में लगा दिया जाए ताकि यहाँ परेशानी से लोगों को जूझना ना पड़े। कई बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी पीएचई वालों से कि हमने बोला था हमारी लीकेज है यहाँ मोहल्ले में। वो बोल रहे हैं आप जाओ मास्टर प्लान के यहाँ पे कुछ नंबर देते हैं, वहाँ से बोलते हैं आप इनसे रब्ता करो। वो बोलते हैं फिर वो कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं, जबकि हम कई बार उनसे मिले हैं। वो बोलते हैं हमारे यहाँ से कुछ बंदे भेजे भी उन्होंने। वो बोलते हैं हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मास्टर प्लान का ये है। डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। बहुत सारे मतलब नुकसान हमें झेलने पड़े। कल ही एक गाड़ी आई जिसका शीशा अभी भी ये ट्रांसफार्मर के ऊपर है। यह पीने का पानी है जबकि यही हम पीते हैं। आगे जाते हैं मोहल्लों में, कई सारे मोहल्लों में यही हम पीते हैं। यही हल्के गलवापुरा और यह पाइप डैमेज वन चक काले खान सपदम। एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करान कि अस गई वारिया कल वो ये मेन होल सेमन सड़क पे वन तम सात मास्टर प्लान तम सात वन दितो तुम साइड मोन न तम सात पे गई योर ऑफिस बडगोम चीफ ऑफिस। उधर बडगाम के अंदर नाला सुखनाग से रेत और बजरी की बजरी निकालने के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े जेसीबीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस नाले की हैयत को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वाटर रिसोर्स को अगर बचाना है तो फिर इस मशीनरी को और जो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबीज़ डंपर्स लगाए गए हैं उस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि इस पर अदलिया की जानिब से भी पाबंदी आयद की गई है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ज्योलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये मकामी लोगों का कहना है। जिला बडगाम में हाहाकार होगी। हमारे जमींदार लोग खुदकशी पर उतर आएंगे क्योंकि इनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो है, जो हम पानी पीते हैं, जो हमारे नदियाँ थी, जो हमारे जो कुएं हैं, उनका पानी भी अब सूख गया है। जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर थे, जो हम पोर्टेबल वाटर जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इससे बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है, वो सूख चुके हैं। मान लीजिए उसकी वेन्स कट गई इन जेसीबीज के जरिए, इन बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए। लेकिन एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मुरतब किए हैं, जो उन्होंने उसूल ज़वाबित कायम किए हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इधर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार ने रखा है कि ये मैनुअल करना है। अगर आपको दरिया की खुदाई करनी है, ये मैनुअली करना है। इसमें मशीन का होना किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है। तो वो बड़ी बड़ी टैंक जैसी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जैसे कोई मुल्क हमला करने के लिए आया है। ये मैनुअली कराना है, इसमें लोगों का इस्तेमाल करना है, लेबर बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, इन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरे इलाके का। तीसरा नुकसान जो है, जो सरकार का पैसा होता है, लोग जो टैक्स की सूरत में अदा करते हैं, और सरकार जो बाद में उस पैसे को मैग्नेमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है। आने वाले सालों में आप बिलाल साहब देखेंगे यहाँ के सड़कें वीरानी का मंजर पेश करती हों। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।